हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। फाइनली क्लास 12 बोर्ड बूस्टर बैच, जिसका आप सभी को इंतजार था, वो बैच मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। याद रखना, ये बोर्ड बूस्टर बैच है। कम समय में हम पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में, उसके इन डेप्थ नॉलेज में, कंसेप्ट क्लियरेंस में कोई भी कमी रहने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी घाई गड़बड़ी में पढ़ा दिया, चलो पढ़ाने का काम था कर दिया, नहीं। पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक एक कंसेप्ट इन डेप्थ विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कराए। चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो रिवीजन करने के लिए, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो प्रिपरेशंस के लिए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी डाउट्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आपके डाउट साइड में आप पूछ सकते हो, और वहां पे हम इसको जरूर आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए 12th बोर्ड बूस्टर की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, हम चैप्टर नंबर 1 के साथ आज हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले चैप्टर में आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है, उसमें से पहले हम मीनिंग एंड कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे। बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है ये यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद इसका दो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, वो कराया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स, ये हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कहे तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे होता है कि बहुत बार यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए शब्दों को चेंज कर देता है, मतलब शब्दों का खिलता है। तो आपको ये समझ में होना चाहिए या समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस जो है वो वन एंड द सेम है, राइट। उसके बाद जब हम फीचर्स की बात करते हैं बेटा, फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो अब चाहे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कहो, ये वन एंड द सेम है। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, साथ ही साथ 3 ब्रीफ क्वेश्चंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हर लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि लेक्चर के अंत में मैं केस स्टडीज कराऊं, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी देना चाहते हैं, या जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हैं, उनके लिए केस स्टडीज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अंत में मैं केस स्टडीज भी कराऊंगी। अगर आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना चाहते हो, आपके बोर्ड में ये केस स्टडीज नहीं पूछे जाते, आप या तो इसको स्किप कर सकते हो या तो एडिशनल नॉलेज के लिए इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट हम सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट के मीनिंग के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, अर्थात क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, जब भी आप मैनेजमेंट की बात करो, ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट is a process of getting work done from others effectively and efficiently। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप दूसरों से काम करवा के लेते हो। देखो, मैनेजर्स का काम नहीं होता है कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं। मैनेजर्स का मेन काम होता है लोगों से काम करवा के लेना, और काम इस तरीके से करवा के लेना कि उसमें यहाँ पे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हो। तो यहाँ पे ना मैनेजमेंट डेफिनेशन में 3 शब्द बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि है प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एक एक करके मैं इनको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहले तो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहते हैं, प्रोसेस क्यों कहा जाता है, या इसका मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी काम में जब सीरीज ऑफ स्टेप्स है कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, इसके बाद ये करना है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, राइट। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब भी आप मैनेजमेंट करते हो, कोई भी चीज का मैनेजमेंट करते हो, लोगों से जब आप काम करवाते हो, तो इसमें आप सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस
परफॉर्म करते हो। अब सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? तो बाबू देखो, मैनेजमेंट के ना 5 फंक्शंस होता है, ठीक है। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन से होते हैं? तो ये 5 फंक्शंस को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज POSDC। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जब मैं कहती हूं P, तो P का मतलब होता है प्लानिंग। O, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। S, तो दैट इज स्टाफिंग। D, तो दैट इज डायरेक्टिंग। एंड C, दैट इज कंट्रोलिंग। बहुत सिंपल शब्दों में हम कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्यों ये एक प्रोसेस है? क्योंकि जब भी आप मैनेजमेंट करते हो, जब भी आप लोगों से काम करवाते हो, तो ऐसे केस में 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। यही 5 इंपॉर्टेंट चीजों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए हम लोगों से काम करवाते हैं। तो ये फंक्शंस क्या है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आगे के क्वेश्चन में मैं दे दूंगी जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं स्टेप वाइज, जिससे हम लोगों से काम करवा के लेते हैं। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों से काम कराए और कंपनी के जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो हम पाना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पे अचीव करें, उसको हम पाले। ठीक है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसमें एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होता है। पहले एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पढ़ लेते हैं, फिर डेफिनेशन के ऊपर मैं चले जाऊंगी। ठीक है। तो मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोगों से काम करवा के लेते हो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अच्छा, काम क्यों करवा के लेते हो, क्यों लोगों को काम करने लगाते हो? सिंपल कारण है, क्योंकि कंपनी के जो भी गोल्स है, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स है कि कंपनी 20% प्रॉफिट और बढ़ाना चाहती है, कंपनी सेल्स और बढ़ाना चाहती है, कंपनी 5 साल में 10 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, ये उनके जो भी एम, गोल्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स है, इनको पाने के लिए। लेकिन मैं कहती हूं मेरे को लोगों से सिर्फ काम नहीं कराना है, मेरे को लोगों से काम तो कराना है, लेकिन वो काम जो है ना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कराना है। तो बेटा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इसका मतलब क्या है? मैं कहती हूं मेरे को लोगों से एफिशिएंटली काम कराना है, मतलब क्या है? तो बेटा जब मैं एफिशिएंसी कहती हूं, एफिशिएंसी का मतलब होता है टू गेट द वर्क done in minimum possible cost by ensuring maximum utilization of resources। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये आपने एफिशिएंसी का मतलब तो लिख दिया, लेकिन इसको समझा तो दो। समझा देती हूँ। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जिससे ये 100% क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलो कि मेरा यहाँ पे बिजनेस है जहां पे मैं शर्ट्स बनाती हूँ। शर्ट्स बनाने की मेरी एक फैक्ट्री है। ठीक है। मेरे पास शर्ट बनाने के लिए 10 मीटर का कपड़ा है। कितने मीटर का कपड़ा है? तो 10 मीटर का कपड़ा है। ठीक है। ये 10 मीटर कपड़े की कीमत है लेटर से 100 रुपीज। एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें आप, अरे बस 100 मीटर्स में 100 रुपीज में 10 मीटर आ जाएगा, ऐसा वैसा इसमें मत जाना, एग्जाम्पल के तौर पे इस पे लेना। ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर कपड़े की कीमत है 100 रुपया। अब मेरे को ये कपड़े में से कटिंग मार के मेरे को इसमें से शर्ट बनाने का है, बराबर। तो मान के चलो कि मैं काम करती हूँ, ये कपड़े के सेंटर से ना कटिंग करना शुरू करती हूँ, और ये जो सेंटर पार्ट है ना इसको ऐसे कट करके इसमें से मैं जो है एक शर्ट तैयार कर लेती हूँ। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 10 मीटर कपड़ा जिसकी कीमत 100 रुपए थी, इसमें मैंने एक शर्ट बनाया, बराबर। तो यहां पे बेटा एक शर्ट बनाने के पीछे कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज, बराबर। मतलब 100 रुपए के कपड़े में एक शर्ट बनाया तो 100 रुपए में एक शर्ट बना, राइट। लेकिन अगर मान के चलो मैं वही कपड़े का बिजनेस कर रही हूं, वही मेरे को शर्ट्स बनाना है,
राइट और मेरे पास यहाँ पे 10 मीटर कपड़ा है, सेम टू सेम मेरे पास यहाँ पे 10 मीटर का सेम टू सेम कपड़ा है, सेम उसकी कीमत है 100 रुपया। अब मैंने जब ये कपड़े से शर्ट बनाया, मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया कि भाई ये जो आजू बाजू का इधर का जो कपड़ा है ना, ये तो वेस्टेज जा रहा है। तो मैं काम करती हूँ, मैं ना यहाँ पे एकदम कॉर्नर कॉर्नर से जो है शर्ट की कटिंग शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एकदम कॉर्नर कॉर्नर से ना शर्ट की कटिंग ऐसे शुरू करी, तो यहाँ पे एक शर्ट बन गया। अब इतना कपड़ा और बच गया, तो इसमें मैंने सोचा कि चलो और एक शर्ट में बना सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने दूसरे शर्ट की कटिंग शुरू करी, यहाँ पे से ऐसे जो कपड़ा बचा था इसमें से मैंने और एक शर्ट बना दिया। सेम कपड़ा था, 10 ही मीटर था, 100 रुपए का था। मैंने सोचा कि भाई इतना कपड़ा वेस्ट हो रहा है तो मैं वेस्ट इसको क्यों करूं, मैं काम करती हूँ ना, इतने ही कपड़े में अगर मैं कॉर्नर कॉर्नर से जोड़ जोड़ के कटिंग करूं तो 2 शर्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल टू 50 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए में 2 शर्ट बने ना बेटा, तो 2 शर्ट बने तो एक शर्ट आपका 50 रुपए में बन गया ना। अब मैं अगर कम पैसे में ज्यादा चीजें बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है इससे मेरा मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। 100 रुपए में 2 शर्ट बने, ठीक है, मान के चलो मैं इसको 200 में बेचती हूँ अगर, तो मेरे को 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना पर शर्ट। अगर यहाँ पे मैं यही शर्ट 200 में बेचती हूँ तो मेरे हाथ में से 100 रुपया आ रहा है एक शर्ट के पीछे। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इतना जो कपड़ा है, ये कपड़े को क्या कर दिया, तो इसको मैंने वेस्टेज कर दिया। तो एफिशिएंसी कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है ना, तुम जिसको इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हो ना, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, भाई इनको वेस्ट मत करो, कोशिश करो कि तुम इनका पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि रिसोर्सेज पे खर्चा होता है। तो जितना तुम खर्चा कम करोगे उतना तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और कौन सा बिजनेस है बेटा जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता। तो इसीलिए ना जब लोगों से काम कराना है तो ये ध्यान में रखना है कि आप काम कराते वक्त उसमें एफिशिएंसी देखो, ये देखो कि लोग जो काम कर रहे हैं उसमें रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, जिससे कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो और प्रॉफिट जो है वो बढ़े। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाले शब्द के ऊपर जाते हैं जो कि है द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या है कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। अब कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या कहता है, इट इंश्योर्स दैट द गिवन वर्क और टास्क is completed within the given time limit or time frame। ठीक है बेटा, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या कहता है, तो कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस कहता है कि भाई आपको जो भी काम दिया गया, ठीक है, आपको वो काम जो है कम से कम कॉस्ट में करना है, कम से कम रिसोर्सेज में करने की कोशिश करनी है, चलो सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम से कम पैसे में काम करना है तो आप 6 महीना 8 महीना 10 महीना ले लो, नहीं ना। अगर आपको ऑर्डर आया है, ऑर्डर आपको 2 महीने में कंप्लीट करके देना है, रिसोर्सेज बचाने के चक्कर में 6 महीने बाद ऑर्डर डिलीवरी करोगे तो सामने वाले को चलेगा क्या, नहीं ना। अब कोई बोलेगा मेरे को दिवाली पे मेरा ऑर्डर चाहिए, आप उसको सामान दे रहे हो दिसंबर में, तो उसको चलने वाला है क्या, नहीं। तो यहाँ पे काम कम से कम खर्चे में तो आपको करना ही है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो जितने समय में करना है, मान के चलो 2 महीने में कंप्लीट करना है, 1 महीने में कंप्लीट करना है, समय से काम को भी कंप्लीट करना है। तो एज अ मैनेजर जब आप लोगों से काम करवा रहे हो ना, तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो लोग जो है वो काम कम से कम कॉस्ट, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके करे, मतलब रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करे और कम से कम वेस्टेज करे। और दूसरा, वो लोग ये काम समय से भी पूरा करे, ऐसा ना हो कि 2 महीने का काम 4 महीने में हो रहा है, ये चीज भी ना हो पाए। इसलिए बेटा मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ काम करवाता नहीं है, मैनेजमेंट ये भी देखता है कि हम जो काम करवा रहे हैं वो कम से कम खर्चे में और जल्द से जल्द समय से भी पूरा हो। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बेटा बात करें तो 2 डेफिनेशंस गिवन है, एक जेम्स लूनी ने दिया था और एक FW टेलर ने यहाँ पे दिया था। अब जेम्स के हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो एक कला है, आर्ट है ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। कहने का मतलब ये है
कि जेम्स के मुताबिक मैनेजमेंट क्या है। तो बेटा मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जहां पे आपको ये पता है कि आपको लोगों से कब कहाँ क्या काम करवा के लेना है, क्योंकि मैनेजर्स का तो काम ही होता है ना लोगों से काम करवाना, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, मतलब लोगों से काम करवा के लेना। तो भाई पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए किसको क्या काम सौंपोगे और किससे क्या काम करवा के लेना है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि लोग जो काम को कर रहे हैं उसको कम से कम खर्चे में और बेस्ट तरीके से यहाँ पे करे। तो काम करवा के भी लेना और ये भी ध्यान देना कि वो काम सही तरीके से और कम से कम खर्चे में यहाँ पे हो। ठीक है। FW टेलर के मुताबिक मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। देखो बेटा जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस करते वक्त हर साल, हर महीने, हर हफ्ते हम अपने लिए कुछ गोल्स या टारगेट सेट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं दिस ईयर आई want to increase the sales of our business by 20%। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि मान के चलो अभी तक हम ईयरली 1 लाख यूनिट्स सेल करते थे। ठीक है, ईयरली जो है 1 लाख शर्ट्स को बेचते थे। मैं चाहती हूं कि इस साल हम जो है अपने सेल्स को 20% से बढ़ाए, मतलब आज तक अगर हम 1 लाख यूनिट्स बेच रहे थे तो इस साल कम से कम 1,20,000 यूनिट्स बिके। बहुत सिंपल चीज है भाई, सेल्स बढ़ेगा तभी तो कंपनी पैसे ज्यादा कमाएगी। तो मैं चाहती हूं कि इस साल मेरे सेल्स 20% से 20,000 यूनिट से बढ़ जाए, बराबर। लेकिन मैंने बोल दिया कि सेल्स बढ़ जाना चाहिए, या मैं रोज बोल रही हूँ सेल्स बढ़ जा, या मैं ऐसे एकदम ऐसे तब कर रही हूँ सेल्स बढ़ जा। ठीक है, सेल्स नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप कभी भी जिंदगी में कोई भी एम या गोल सेट करते हो ना तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो गोल को, एम को पाने के लिए। जिंदगी में बोल दिया मेरे को ये बनने का, ये करने का, तो हो नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो भाई इसी को हम कहते हैं कि भाई आप जो टारगेट सेट करते हो यही हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य है। और यही ऑब्जेक्टिव को पूरा करवाने के लिए यहाँ पे कौन मदद करता है? तो बेटा आपकी जो मैनेजमेंट है वो मदद करती है। तो मैनेजमेंट को पता है कि साल में मेरे को 20% सेल्स बढ़ाना है, तो फिर वो प्लानिंग करती है कि भाई कैसे बढ़ेगा, क्या कब करेंगे तो हमारा सेल्स बढ़ सकता है, पहले सोचती है। फिर प्लान के मुताबिक जो जो चीजें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लोग चाहिए, मशीनरी चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा बिकेगा, तो सब अरेंज करती है। फिर लोगों को बताती है कौन कब क्या करेगा, दैट इज डायरेक्टिंग। फिर ये देखती है सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, दैट इज कंट्रोलिंग। बेसिकली मैनेजमेंट जो है ना, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं, ये देखते हैं कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है, सो दैट हम कंपनी के जो भी गोल्स है, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स है, इसको अचीव कर सके। ये किसने कहा था मेरे दोस्त? FW टेलर ने कहा था। और जेम्स ने क्या कहा था? जेम्स ने बोला था कि मैनेजमेंट एक कला है। कौन सी कला? लोगों से काम करवा के लेने की कला, और ये भी देखना कि वो काम सही तरीके से और कम से कम खर्चे में करे। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स या मीनिंग या कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, समझा चुकी हूँ। एक बार वापस दोहरा दूं, मैनेजमेंट क्या है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, अर्थात लोगों से काम करवा के लेना और ये देखना कि लोग वो काम सही समय पे और कम से कम खर्चे में करें। दूसरी चीज, 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी काम को कम से कम खर्चे में करना। ये ध्यान देना कि हम जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि काम कम से कम खर्चे करने में जरूरी है, मतलब आप कम से कम खर्चे में काम को पूरा करो, बट ये भी देखो कि काम समय से पूरा हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वापस बता देती हूँ कि इसी क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, दोनों वन एंड द सेम है। तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर और पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन कहता है
मैनेजमेंट के फीचर्स बताओ। तो सबसे पहला फीचर है कि मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बाबू इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, द मेन पर्पस और एम of management is to get the work done from others effectively and efficiently to achieve the goals of the organization। इसका मतलब क्या है? मैं मतलब आपको सिंपल शब्दों में भी बता देती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम करवा के लेना। मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम करवा के लेना और ये भी देखना कि वो काम कम से कम खर्चे में और कम से कम समय में हो। लेकिन ऐसा क्यों दूसरों से काम करवाना है? क्यों ये देखना है कि वो काम कम से कम खर्चे में हो रहा है, समय से पूरा हो रहा है? ऐसा करना क्यों है? सिंपल सी चीज है, मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाता है, मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, लोगों को बताता है कौन कब क्या काम करेगा, रिसोर्सेज अरेंज करता है, देखता है कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। वो ये सब कुछ इसीलिए करता है सो दैट कंपनी जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जैसे हमारे केस में हमारा गोल था कि हम इस साल सेल्स को 20% बढ़ाए। हो सकता है कि कोई कंपनी कहती है कि इस साल हमें 10 करोड़ रुपए से प्रॉफिट बढ़ाना है। हो सकता है कोई कंपनी कहती है इस साल हमें 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। कंपनी का गोल कुछ भी हो सकता है, हर कंपनी का अपना अलग गोल होता है। मैनेजमेंट का एक ही काम है, कंपनी जो भी गोल और टारगेट सेट करती है, मुझे इस तरीके से काम करना है और करवाना है कि अंत में हम वो गोल और टारगेट को पूरा कर पाए। और इसीलिए मैनेजमेंट कंपनी के जो गोल्स है, टारगेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पूरा करने में, उसको अचीव करने में मदद करती है और इसीलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड फीचर है जो कि कहता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बाबू ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल या तो प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, जनरली हमें लगता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है, सिर्फ इन्हीं में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। छोटी से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट का बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप, हर साइज ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हाँ, ये हो सकता है कि छोटा बिजनेस है तो उधर कम मैनेजमेंट लगता है, बड़ा बिजनेस है तो उधर ज्यादा मैनेजमेंट लगता है, बट मैनेजमेंट तो बेटा हर जगह जरूरी है। क्योंकि कोई भी बिजनेस होने दो, एट दी एंड आपके कुछ तो गोल्स और टारगेट्स होंगे, हर साल आप कुछ तो पाना चाहते होंगे और वो पाने के लिए आपको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, चाहे गवर्नमेंट बिजनेस हो, प्राइवेट बिजनेस हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह मौजूद है। ठीक है, आगे जाते बेटा थर्ड फीचर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है। कौन सी? तो बेटा देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन? एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट में 3 जरूरी काम या एक्टिविटीज आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तो जब बेटा हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हर बिजनेस का कोई एक उद्देश्य या काम होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल कहते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल है, तो आपकी स्कूल का काम या उद्देश्य क्या होता है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स। बराबर है? कोई भी स्कूल है, आप स्कूल को पूछोगे कि भाई आपका काम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, स्कूल क्यों बनाई जाती है, तो वो एक ही चीज कहता है कि भाई हमारा स्कूल का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, नॉलेज दे सके। बराबर है? वही अगर मान के चलो कोई एक अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का काम या तो एम या तो उद्देश्य क्या होता है? तो बेटा हॉस्पिटल का मेन एम होता है टू प्रोवाइड बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट टू इट्स पेशेंट्स। सही कह रही हूं? अगर मान के चलो कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का मेन एम या मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई मेरे हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको मैं बेस्ट क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट दूं, कोशिश करूं कि अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देकर मैं उनकी मदद कर सकूं, उनकी बीमारियों को ठीक कर सकूं। सही कह रही हूं? तो बेटा यही आपका काम है, इसी को हम कहते हैं द वर्क। और यही काम को पूरा करना, यही काम को सही तरीके से करना कि भाई आपका काम यहाँ पे सही से हो रहा है, ये देखना, ये इसी को कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे स्कूल में ये देखा जाता है कि बच्चों को सही से एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर नॉलेज मिल रही है कि नहीं, अच्छे से उनकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क इन स्कूल। हॉस्पिटल में चेक किया जाता है कि पेशेंट्स को समय से ट्रीटमेंट मिल रही है कि नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है कि नहीं, ये हॉस्पिटल का काम है। और इसी काम को मैनेज करना, ये देखना कि सब कुछ सही से हो रहा है, पेशेंट्स को सही से ट्रीटमेंट मिल रही है, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अगर कोई कपड़ों की दुकान है, तो हमारा काम क्या होता है कि भाई लोगों को अच्छे से अच्छे कपड़े हम दे पाए, उनकी चॉइस के कपड़े, उनकी पसंद के मुताबिक हम उनको कपड़े अवेलेबल करके दे पाए। तो ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको देखना, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ वर्क एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो भी काम है, जैसे स्कूल का काम है बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल का काम है मरीज का इलाज करना, वो काम सही तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे हो। ठीक है? चलिए दूसरा है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे जब मैं पीपल कहती हूँ तो जनरली हम इसको जोड़ते हैं कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज से। सही कह रही हूँ? तो बेटा देखो आपकी कंपनी में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में काम करता है, और जनरली कोई भी बिजनेस चलता है, कामयाब बनता है, सक्सेसफुल बनता है, अपने गोल्स अचीव करता है, तो वो उनके बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज की वजह से। जब एम्प्लॉयज काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब तो आपकी कंपनी गोल्स अचीव करेगी, तब तो आपकी कंपनी कामयाब बनेगी। तो इसीलिए बेटा जब भी हम कहते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ये होता है ये देखना कि आपकी कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग सही से काम करें, राइट? और वो जो भी काम कर रहे हैं उनकी जो भी अच्छाइयाँ है, उनकी जो भी खामियां है, उनको आप पहचानो, उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो उनकी अच्छाइयाँ है, जो काम में वो अच्छे हैं, आप उसमें उनको और अच्छा बनाने की कोशिश करो। जो उनकी वीकनेसेस है, खामियां है, उसको सुधारने की कोशिश करो। आपके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को आप खुश रखो, उनको सेटिस्फाइड रखो, टाइम टू टाइम सैलरी दो, कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करो। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मैनेज नहीं कर पा रहे, कल उठ के वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, तो आपकी कंपनी चलेगी कैसे? तो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज करना, उनसे काम प्रॉपर्ली करवा के लेना, ठीक है? उनको जो काम नहीं आता वो सीख कर करवा के लेना, उनको समय से सैलरी देना, सेटिस्फाइड रखना, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है? लास्ट है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बेटा यहाँ पे ऑपरेशंस का मतलब होता है द process of converting raw material into finished products। ठीक है? इसी को हम कहते हैं ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस पे जो भी आपकी प्रोडक्शन साइकिल होती है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कपड़े से शर्ट बना रही थी,
ठीक है, तो पहले मैं कपड़ा ऑर्डर करूंगी, ठीक है, फिर वो कपड़े की कटिंग करूंगी, कटिंग करने के बाद मान के चलो उसको कोई कलरिंग या डाइंग या पैटर्न या डिजाइन करनी है तो मैं कपड़े में वो करूंगी, फिर मैं उसकी स्टिचिंग करूंगी, फिर मैं उसका फिनिशिंग करूंगी, फिर उसमें बटन वटन टाकूंगी, फिर उसको प्रॉपरली आयरनिंग करूंगी, फिर उसका प्रॉपर पैकेजिंग करूंगी, तब जाकर मेरा शर्ट तैयार होगा ना। तो ये शर्ट का कपड़ा लाने से लेके उसको सिलकर तैयार करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल लेके पूरा प्रोसेस होके फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे कपड़े से लेके शर्ट तैयार हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस स्मूथली हो, इसमें कोई दिक्कत रुकावट ना हो, शर्ट सही से अच्छे से समय पे बने, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो समय टू समय रॉ मटेरियल आ जाए, प्रॉपरली मशीनरीज काम करे, गुड्स जो है समय से तैयार हो जाए, इसमें कोई दिक्कत रुकावट ना आए, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो जब हम मैनेजमेंट कहते हैं ना, तो मैनेजमेंट में सिर्फ लोगों से काम नहीं करवाना होता है, मैनेजमेंट में आपको काम भी पूरा हो वो ही देखना है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो वो भी देखना है, आपके कंपनी के लोगों को भी मैनेज करना है, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जहां पे हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो बेटा मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने कोई जिंदगी में गोल सेट किया, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आज आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपने कोई ना कोई गोल सेट किया होगा कि मेरे को 80% लाना है, 85% लाना है, 90% एंड अबाव लाना है, कोई ना कोई गोल सेट किया होगा, बराबर। आपने बहुत मेहनत की, बोर्ड एग्जाम दिया, बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, आपने 90% का गोल सेट किया था, आपको 92% आ गए, चलो काम खत्म, तो अब बस हो गया, करियर बन गया, वहीं पे रुक जाओगे? नहीं ना, हम जब एक गोल सेट करते हैं, वो गोल जब पा लेते हैं तो दूसरा नया गोल सेट करते हैं, वो भी पा लेते हैं तो तीसरा गोल सेट करता है, वो भी पा लेते हैं तो चौथा गोल सेट करता है। जैसे 10वीं में मेरा गोल था 90% लाना, आ गए, फिर 12वीं में गोल सेट किया 90% लाना, उसके लिए मेहनत की, 92% आ गए, फिर मैंने गोल सेट किया कि मेरे को सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है, फिर मैंने गोल सेट किया कि मुझे सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम क्लियर करना है, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा ना। तो कंपनी में भी सेम चीज होती है, आज मैंने गोल सेट किया कि मेरा सेल्स 20% बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट ईयर गोल सेट किया कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नेक्स्ट ईयर गोल सेट किया कि मुझे 2 और ब्रांचेस खोलना है। तो बेटा ये गोल सेटिंग और मैनेजमेंट तो कंटिन्यूसली चलते रहेगा ना, गोल सेट करोगे उसको पूरा करोगे, फिर नया गोल सेट करोगे, फिर उसको पूरा करोगे, तो ये ना लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस ऐसे चलते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं? एक कंपनी है, मैंने गोल सेट किया कि मेरे को सेल्स जो है 20% से बढ़ाना है, मैं अकेली 20% से सेल्स बढ़ा सकती हूँ? एक अकेला व्यक्ति कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकता है? नहीं ना। देखो बेटा कंपनी में ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कंपनी लोगे, कोई भी बिजनेस को अगर आप लोगे, ठीक है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपका हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पे शर्ट्स बनेंगे, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जहां पे शर्ट्स के एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सब संभाला जाएगा। तीसरा होता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिजनेस चलाने के लिए पैसे लाना, कहाँ पे कब कितना खर्च करना है वो देखना, वो सब देखता है। नेक्स्ट होता है आपका एचआर डिपार्टमेंट, जो आपके एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन, उनकी ट्रेनिंग, वो सारी चीजें देखता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं, अगर कंपनी को कामयाब बनना है, तो कंपनी में काम करने वाले सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट जब मिलकर गोल्स की तरफ काम करेंगे ना, तब वो गोल पूरा होगा। तो बेटा इसीलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट में ये देखना कि सभी लोग मिलकर काम करें और मिलकर कंपनी का जो भी एम या तो गोल है ना, उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ये कर नहीं पाएगा, जब सभी लोग मिलकर करेंगे तब ये काम आपका पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अच्छा, डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो बेटा डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा? तो डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, तो बेटा जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फंक्शन, तो मैनेजमेंट ऐसे कभी एक तरीके का नहीं चलता है। इसका मैं कारण भी बताती हूँ, इसका मैं आपको बहुत सिंपल कारण भी बताती हूँ।
देखो बेटा, समय के साथ ना बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो आज से कुछ साल पहले हर जगह हम कोई भी चीज खरीदते थे तो कैश ट्रांजैक्शन करते थे, ठीक है, कैश देते थे, कैश लेते थे, वही काम करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस, गूगल पे, फोन पे, कार्ड ट्रांजैक्शंस ये बढ़ गए। तब कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कहेगा कि नहीं नहीं हम तो कैश ट्रांजैक्शन ही करेंगे, तो क्या वो बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, जब बिजनेस की आजू बाजू जो टेक्नोलॉजी है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बदलती है, तो उनको भी अपने आप को उस हिसाब से बदलना पड़ता है। अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में वो बदलाव लाना पड़ता है। अगर आप नहीं ला पाए तो आपका बिजनेस मार्केट में टिक नहीं पाएगा। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट ना कॉन्स्टेंटली बदलते रहता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। कभी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बदल जाती है, कभी महंगाई आ जाती है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है, कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाती है। तो बेटा ये बदलाव के हिसाब से अपने बिजनेस को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस मार्केट में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक इसीलिए क्योंकि वो बार बार लगातार बदलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? इंटैंजिबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक टैंजिबल आइटम है। अच्छा, आप कंपनी में कभी मैनेजमेंट को देख सकते हो क्या? अब आप बोलोगे हाँ मैम मेरे कंपनी में एक मैनेजर है, मतलब मेरे पापा की कंपनी का मैनेजर है, मैं तो उसको देख सकता हूँ। मैनेजर नहीं, वो जो काम करता है, जो उसका दिमाग है, नॉलेज है, लोगों से काम करवाता है, जो वो सोचता है, क्या वो देख सकते हो? नहीं। तो बेटा मैनेजमेंट दिखता नहीं है। आप बोलोगे इसका मैनेजमेंट बड़ा है, इसका मैनेजमेंट ऐसे नाटा है, वो दिखता नहीं है। लेकिन एक कंपनी का जो सक्सेस है, कोई कंपनी है जो कामयाब है, आगे बढ़ रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और ब्रांचेस खोल रही है, कंपनी जो कामयाब बनती है वो अपने मैनेजमेंट से बनती है। तो अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है ना, तो उसका असर कंपनी के परफॉर्मेंस और सक्सेस पे दिखेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी कामयाब बनेगी, गोल्स पूरा करेगी, सक्सेसफुल बनेगी। और मैनेजमेंट खराब होगा तो कंपनी नुकसान में जाएगी, डूबेगी, प्रोडक्ट्स फेल होंगे, ये चीजें होनी है। तो बाबू मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, लेकिन जो मैनेजमेंट का असर है ना, वो आपको हमेशा कंपनीज में दिख जाता है। तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो कंपनी कामयाब बनेगी, प्रोडक्ट्स बिकेंगे, गोल्स अचीव होंगे, टारगेट्स अचीव होंगे। अगर मैनेजमेंट बुरा है तो इनमें से कुछ नहीं होगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए गए वो जमाने जहां पे बिजनेस सिर्फ मुनाफे, पैसे, प्रॉफिट के लिए होता था। आज के तारीख में आप बोलोगे ना मेरा बिजनेस का एक ही उद्देश्य है, बस पैसा कमाना, ठीक है, खूब पैसा होगा, अपना पैसा, मनी 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 सपना। भाई ये नहीं होगा। आज की तारीख में सिर्फ अपनी सोचोगे, सिर्फ अपने बिजनेस और अपने मुनाफे का सोचोगे ना, बिजनेस नहीं टिकने वाला है। और इसीलिए अगर आज आप कोई भी मैनेजमेंट को लोगे या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को लोगे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है जनरली इसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जनरली इसको हम 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको अलग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। दोनों वन अंदर सेम है। ऑर्गेनाइजेशनल बोलो कि इकोनॉमिक बोलो, एक ही चीज है। उसके बाद सेकंड होता है दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा इसको? सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है जिसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, या जिसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तीनों कह सकते हैं, बराबर है। अब देखिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसकी और 3 कैटेगरीज होती है, जो कि है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल, क्या सोशल, क्या ह्यूमन? एक एक करके डिटेल में समझाऊंगी ना दोस्त,
ठीक है, चलो सबसे पहले हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल या जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं उसके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स माने तो क्या? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स focuses on the benefit and long-term growth of the business। ठीक है, तो बेटा जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि कहता है कि भाई मेरे बिजनेस का फायदा होना चाहिए, मेरे बिजनेस को मुनाफा मिलना चाहिए, मेरा बिजनेस और आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का फायदा सोचता है, बिजनेस का बेनिफिट सोचता है, उसका हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। पहले तो ये याद रख लेना, एग्जाम में काफी बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बच्चे कहते हैं मैम ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। ठीक है, अब कोई भी नया बिजनेस आप शुरू करो, कोई भी नया बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, कपड़े की दुकान खोलते हो या एक कंपनी खोलते हो या एक फैक्ट्री डालते हो, कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है टू अर्न इनफ इनकम टू कवर द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव में हम ये कहते हैं कि चलो बिजनेस नया नया है तो शुरुआत में हो सकता है कि मुनाफा ना हो, बहुत सारा प्रॉफिट ना हो, बट कम से कम इतना तो कमा ले कि कंपनी के खर्चे निकलते जाए। क्योंकि अगर आप खर्चे भी नहीं निकाल पाओगे, नुकसान में चले जाओगे, तो नुकसान में कब तक बिजनेस चलाओगे? तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि भाई उतना तो कमा ले कि अपना खर्चा निकल जाए। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। एक बार खर्चा निकल गया, सर्वाइवल कर लिया, फिर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर चले जाते हैं जो कि है प्रॉफिट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट्स में हम ये कहते हैं टू अर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड जनरेट सरप्लस। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि चलो मान के चलो साल का हमारा 12 लाख का खर्चा है बिजनेस के पीछे, तो हमारी जो कमाई है ना 12 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अंत में हम बिजनेस करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्यों करते हैं? मुनाफा कमाने के लिए ना। तो भाई आगे जाके मुनाफे का, प्रॉफिट का सोचोगे। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमेशा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यही होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है। बाबू एक बार ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया ना, फिर आप थर्ड ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाते हो जो कि है ग्रोथ। एक कौन नहीं चाहता है कि उसका बिजनेस आगे बढ़े और बड़ा बने, 1 से 2 ब्रांच हो, 2 से 4 हो, 4 से 8 हो, कौन नहीं चाहता है? तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और बड़ा बने और बड़े लेवल पे जाए। ठीक है, तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है टू इंश्योर द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अब जैसे आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, नए ब्रांचेस ऑफ बिजनेस ओपन कर रहे हो और एक फैक्ट्री डाल रहे हो, तो इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। तो कभी भी बिजनेस का फायदा किस में होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जहां पे बिजनेस अपना फायदा देख रहा है, राइट? तो बिजनेस का सबसे पहला फायदा, ये उद्देश्य होता है कि भाई मार्केट में जब नया नया बिजनेस खुलता ना, तो कंपटीशन में टिक जाना। तो भले प्रॉफिट ना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम खर्चा निकाल लो, सर्वाइवल। एक बार बिजनेस मार्केट में टिक जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, प्रोडक्ट पसंद करने लगते हैं, फिर उसका फोकस जो है प्रॉफिट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि भाई अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मुनाफा कमाना शुरू करूं। एक बार मुनाफा कमाने लगोगे, फिर ये सोचोगे अपने बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाओ, ग्रोथ कैसे देखो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब देखो बेटा, अगर मैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब होता है दे focus on the benefit and
welfare of the people of the society. ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में ना बिजनेस अपना फायदा नहीं देखता, बिजनेस ये देखता है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका मैं कुछ फायदा कर सकूं। अब इसमें भी कारण है, क्योंकि बिजनेस जो टिकता है, जो भी पैसे कमाता है वो लोगों से ही कमाता है ना, तो भाई समाज के रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, लोग उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो मुनाफा कमाता है, तो कुछ तो समाज के लिए भी भला करना चाहिए ना, उनका भी कुछ तो फायदा करवाना चाहिए ना। तो कोई भी मैं ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पे समाज का या समाज में रहने वाले लोगों का फायदा हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहले एग्जांपल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है टू सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कि भाई आप जो प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों को सेल कर रहे हो ना वो अच्छी क्वालिटी के हो और रीजनेबल प्राइस पे हो, कि सब लोग उसको आसानी से खरीद कर इस्तेमाल कर सके। ठीक है, क्योंकि लोगों का भला उसी में होता है कि अच्छी चीज सही दाम पे मिल जाए, राइट। नेक्स्ट है दैट इज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। अब जैसे गांव में शौचालय बनाने हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे रोड बनाना है, कहीं पे स्कूल बनानी है, तो ऐसी चीजों में भाई कंट्रीब्यूट करना, मदद करना, फंडिंग करना, ये चीजें करना। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। अपने बिजनेस से देश में जो टैक्सेशन है वो देना, गवर्नमेंट का फायदा देखना, देश का फायदा देखना, देश में ग्रोथ लाना, डेवलपमेंट लाना, ये चीजें देखना। नेक्स्ट है दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो बेटा, बिजनेस करना है तो एक तो बिजनेस करने का तरीका होता है जहाँ पे फैक्ट्री हर जगह मशीन लगा दो, मशीन से सारी चीजें बन जाएगी। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, बेरोजगारी है, आपको बिजनेस करते वक्त ये सोचना चाहिए कि भाई हम कोशिश करें कि लोगों को रोजगार मिले ना, तो लोगों के लिए नौकरियां जनरेट करना, रोजगार जनरेट करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। कहीं पे भी मान के चलो, जैसे केरला में अभी वायनाड में लैंडस्लाइड हो गई थी, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, तो ऐसे समय पे वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वो जो स्टेट है, उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करना, मदद करना कि वो ये चीज़ों से बाहर आ सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब कहीं पे भी सेमिनार्स कंडक्ट करना, अवेयरनेस कंडक्ट करना, लोगों में जागरूक करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, कहीं पे स्कूल्स खोल देना, ये चीज़ों को करना। नेक्स्ट है दैट इज पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एनजीओज। गवर्नमेंट भी समाज सेवा के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है, एनजीओज भी करता है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स रखता है, हेल्थ चेकअप कैंप्स रखता है, ठीक है, हाइजीन एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम्स रखता है, तो यहाँ पे इनकी मदद करना, इनका साथ देना। नेक्स्ट है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कहीं पे भी जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, देखो प्रोडक्शन करते वक्त तो फैक्ट्री में से धुआं, पार्टिकल्स ये सब निकलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब आप प्लास्टिक पैकेजिंग करोगे तो उससे अलग पोल्यूशन होता है। तो कोशिश करना कि कहीं पे भी, जैसे अगर आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो जहाँ से कम पोल्यूशन हो, कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, तो ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोग जिनको काम की सख्त जरूरत है, जिनको जनरली काम नहीं मिलता, जैसे गांव में रहने वाले लोग हैं, इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार नहीं है। बहुत लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, इनके पास रोजगार नहीं होता है, तो कोशिश करना कि नौकरी देते वक्त ऐसे लोगों को स्पेशल रिजर्वेशंस मिले, इनको नौकरी मिले, इनको भी मौका जिंदगी में आगे आने का मिले। तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आप समाज का या समाज में रहने वाले लोगों का भला या अच्छा सोच रहे हो, इसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या तो मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इंडिविजुअल या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टू एंश्योर द बेनिफिट एंड वेल-बीइंग of the employees। ठीक है, देखो बेटा, बिजनेस को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी जब सक्सेसफुल बनती है, कंपनी के जब गोल्स टारगेट्स अचीव होते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज का होता है।
अगर एम्प्लॉयज है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब जाके कंपनी आगे बढ़ रही है, सक्सेसफुल हो रही है। तो अपने एम्प्लॉयज का भला सोचना, कोई ऐसा काम करना जिससे उनका फायदा हो, उनका बेनिफिट हो, हर वो काम को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कहते हैं। आप इसको पर्सनल या तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, मतलब ऐसी सैलरीज देना जो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से है, उनके काम और स्किल्स के हिसाब से है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। देखो बेटा, एम्प्लॉयज भी जब आपके यहाँ पे काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो नई नई चीजें सीखे और अपनी जिंदगी में, करियर में भी आगे बढ़े। तो वो जब अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोशन देना, उनकी सैलरीज बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देकर नई नई चीजें सिखाना, ये भी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। नेक्स्ट है प्योर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। बेसिकली प्योर रिकॉग्निशन या सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? देखो बेटा, हर व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम करता है उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट या तो इज्जत होती है। तो हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो कोई भी लेवल पे काम कर रहा हो, पहले तो उसको इज्जत कंपनी में मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, एम्प्लॉय ना कंपनी का एक हिस्सा होता है, तो सब लोग उसको जाने पहचाने, उसके तरफ कंसर्न रखे, अगर बीमार है तो पूछे, उसकी खुशी में शामिल हो, उसके दर्द को बांटे, ये चीजें भी बेटा होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्योर रिकॉग्निशन। अपने जो लोग हैं, एम्प्लॉयज है, कलीग्स है, उनको पहचानना। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। जब वर्कर्स फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, ऐसे जो माइनिंग कंपनीज है, कोल कंपनीज है, इसमें काम करता है, बट इसमें बहुत रिस्क होता है। तो ये देखना कि वर्कर्स की सेफ्टी देख रहे हो, सारे सेफ्टी गियर्स दे रहे हो, उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि उनको जान मान की कोई हानि ना हो। ठीक है, ये चीजें देखना। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जैसे अपने एम्प्लॉयज को फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज देना, कैंटीन फैसिलिटीज देना, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, उनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस देना, ठीक है, उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर देना, बहुत सारे ऐसे एडिशनल फैसिलिटीज है। बेसिकली अगर आप अपने वर्कर को कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो, उनके भले के लिए कोई भी काम कर रहे हो, वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज इंपोर्टेंस, या तो जिसको आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना, चाहे क्वेश्चन है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या तो क्वेश्चन आ जाए सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों वन एंड द सेम है। ठीक है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मतलब अगर मैं मैनेजमेंट नहीं करती हूं तो क्या होगा, बिजनेस में मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। इसका सवाल का जो जवाब है ये वाला आपका आंसर दे देता है। सबसे पहले मैनेजमेंट इसके लिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी कंपनी के जो भी गोल्स एंड टारगेट्स है ना, इसको पूरे करने में मदद करता है। देखो बेटा, टारगेट गोल सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप गोल टारगेट सेट कर सकते हो। मुश्किल होता है उसको पाना, लोगों से काम करवा के लेना, ये देखना सब कुछ सही हो रहा है, ये देखना सब कुछ समय से हो रहा है। मुश्किल तो असल में ये काम होता है, और ये काम करता कौन है, तो कंपनी का मैनेजमेंट करता है। तो लोगों से काम करवा के लेता है, देखता है सब कुछ सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, हर वो चीज करता है और कोशिश करता है कि कंपनी के जो गोल्स है, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बाबू, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, टू गेट द वर्क डन इन मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो बेटा, जब भी मैं एफिशिएंसी की बात करती हूँ ना, मैनेजमेंट लोगों से सिर्फ काम करवाता नहीं है, ऐसा नहीं कि तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू ऐसा कर दे, नहीं। मैनेजमेंट लोगों से काम तो करवाता है, बट ये भी देखता है कि लोग जब काम कर रहे हैं ना, वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे, रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल करे, कम से कम खर्चे में वो काम पूरा हो, ये भी देखता है। क्योंकि बेटा देखो, ये चीज समझो, खर्चा जितना कम, मुनाफा उतना ज्यादा। तो अब जितना कम कॉस्ट में आपके काम को करोगे ना, कंपनी को मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं बेटा, डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखो बेटा, अगर कोई बदलाव आता है, मान के चलो कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई पॉलिटिकल चेंज हो गया, कोई इकोनॉमिक चेंज हो गया, आप इसको रोक सकते हो क्या? अगर कंट्री में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, आप इसको रोक सकते हो? अगर पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, रोक सकते हो? अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई, रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उसके मुताबिक अपने बिजनेस को एडजस्ट करके चलो।
लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एम्प्लॉयज ये बदलाव को ना अपनाते नहीं है, कहते कि भाई हमको तो ये नहीं चलेगा, हम तो इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हमसे तो ये नई मशीनरी नहीं चलेगी, हम क्यों इसको सीखे, इतना टाइम बर्बाद करें, होता है। तो मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉयज को समझाना, उनको कन्विंस करना कि देखो भाई ये चेंज को अपनाना जरूरी है, ये आपके लिए फायदेमंद है, अगर आप नहीं अपनाओगे तो ये चीजें हो सकती है। बेसिकली लोगों को समझा के कन्विंस करके ये बदलाव को अपनाने के लिए कन्विंस करना ये जरूरी होता है, और ये मैनेजमेंट ही करता है। और अगर मैनेजमेंट ये काम ना करे तो हो सकता है कि काफी बार चीजें बदल जाएगी, बट वो बदलाव आप अपना नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। देखिए बेटा, कंपनी के तो अपने गोल्स एंड टारगेट्स होता है, बिजनेस तो चाहता है कि वो ज्यादा काम करे, ज्यादा सेल्स करे, ज्यादा मुनाफा करे, लेकिन एज एन एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम कर रहा है उसके अपने पर्सनल भी गोल्स होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कामयाब बने, आगे बढ़े, प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, ग्रोथ मिले, हर व्यक्ति चाहता है ना। तो अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो कंपनी के गोल्स अचीव करने में तो मदद करता ही है, लेकिन जो उनके एम्प्लॉयज है, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी गाइड करता है कि वो भी अपने करियर में अपने गोल्स को कैसे पूरे कर पाएंगे, वो भी अपने जिंदगी में कामयाब कैसे बन पाएंगे। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे होता है, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो कि आप एक मैनेजर हो और आपका कोई एम्प्लॉय है जो कि चाहता है कि उसको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिले, तो आप उसको कहते हो कि देखो आप चाहते हो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट करते हो, ये साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, हम आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट दे देंगे। तो भाई देखो ये आपका काम है, इतने समय में होना चाहिए, अगर काम सही से हो गया हम आपको प्रमोशन देंगे। तो लोगों को बताना कि भाई वो अगर चाहते हैं उनको ये चीज मिले तो कैसे मिल सकती है, उनको गाइड करना, उनको मदद करना, ये एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो बेटा मैनेजमेंट का काम सिर्फ कंपनी का फायदा मुनाफा नहीं होता है, वो अपने लोगों के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियां होती है, एम्प्लॉयज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियां होती है, और अच्छा मैनेजमेंट दोनों जिम्मेदारियों को निभाता है। कंपनी के गोल्स भी पूरे होने चाहिए, और अब उनके जो एम्प्लॉयज है जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनके पर्सनल गोल्स भी पूरे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। देखो बेटा समाज तब आगे बढ़ता है जब देश आगे बढ़ता है, बराबर है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लोगों को नौकरियां देती है, रोजगार देती है, उनको नौकरी मिलती है, रोजगार मिलती है, वो कमाते हैं तो वो अपनी इच्छाएं, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी कर पाते हैं, गरीबी कम होती है, देश डेवलप होता है, बराबर कह रही हूँ। तो बेटा ये नई टेक्नोलॉजी को लाना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देना, गरीबी को कम करना, ये सब करता कौन है, बिजनेस ही तो करता है। तो बेटा मैनेजमेंट ये जो चीज करता है ना, जहां पे वो समाज को सेवा करता है, लोगों को रोजगार देता है, नई नई टेक्नोलॉजियों को देशों में लेकर आता है, हाई एंड अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बना के लोगों को अवेलेबल करा के देता है, इसी से तो देश आगे बढ़ता है और इसी से सोसाइटी आगे बढ़ पाती है। ठीक है, देखा जाए टॉपिक्स बहुत सिंपल है, मैं तो हमेशा कहती हूँ बिजनेस स्टडीज कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, हाँ पार्ट भी थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसको भी समझ के करोगे तो आसान है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप रट्टा मार रहे हो, किसको समझ रहे हो, अगर समझोगे तो आसान लगेगा, अगर रट्टा मारने जाओगे तो शायद मुश्किल लगेगा। ठीक है, एनीवे चॉइस टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कर लेते हैं। केस स्टडीज सॉल्व करना जरूरी होता है दो कारणों से, एक तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई में पूछे जाते हैं, दूसरी चीज केस स्टडी सॉल्व करने से ये रियलाइज हो जाता है कि टॉपिक कितना पल्ले पड़ा है और कितना नहीं पड़ा है। ठीक है, चलिए केस स्टडी सॉल्व करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका ध्यान आपको रखना है जिससे आप केस स्टडी सही तरीके से सॉल्व कर सको। पहली चीज, जब भी केस स्टडी का सॉल्व करो तो रिवर्स अप टेक्निक को अपनाइए। रिवर्स अप टेक्निक का मतलब होता है क्वेश्चन के अंत में केस का मेन क्वेश्चन होता है और ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं केस। तो ये आपका केस है और ये आपका मेन क्वेश्चन है। रिवर्स अप टेक्निक कहता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप केस को पढ़िए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो यहाँ पे इस केस में कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड है, वो आपको पहचानने हैं और बताने हैं। हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड ह्यूमन। तो इनमें से कुछ मौजूद है, वो आपको पहचानना है। अब पहचानोगे कैसे,
तो केस पढ़ते वक्त ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है, अगर वो कीवर्ड्स को पकड़ लिए तो आसानी से आप पहचान पाओगे। मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, धीरे धीरे समझ जाओगे। अब देखिए सवाल कहता है कि XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. For this, they decided to employ people from nearby villages as very few people had job opportunities were available in that area. The company also decided to provide training to their employees for updating their knowledge. तो बेटा देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो उन्होंने वो बोली है कि कंपनी चाहती थी कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि फिलहाल वो जितने चीजें बना रही थी, बेच रही थी, उससे उनका बस खर्चा निकल रहा था। तो जितना मैं कमा रही हूँ उसमें बस मेरा खर्चा निकल रहा है, खर्चे में चला रही हूँ, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल है ना। मैंने आपको बताया था सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि भाई उतना कमा लो कि आपका खर्चा निकल जाए। तो कंपनी कहती है मेरा खर्चा तो निकल रहा है बट बिजनेस कर रहा हूँ मुनाफे के लिए, तो प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, सेल्स बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट, सर्वाइवल, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा? तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो कि है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बाबू आप चाहो तो इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि भाई हमने जो लोगों को काम पे रखा, एम्प्लॉय मतलब हमने काम करने के लिए जो लोगों को रखा ना, वो आजू बाजू के गांव वाले लोगों को काम पे रखा, क्योंकि गांव में क्या होता है, रोजगार नहीं होता है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है। तो हम चाहते थे कि गांव के लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, वो भी गरीबी से बाहर निकल सके। सही कह रही हूँ? तो लोगों को काम देना, रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स में आता है बेटा? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। आप लोगों का भला, समाज का भला सोच रहे हो। तीसरी चीज उन्होंने ये भी बोली कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम करता है ना, हम वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं कि वो भी अपने नॉलेज को अपडेट करे, वो भी नई चीजें सीखे, जिंदगी में आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉयज नई नई चीजें सीखे, वो भी जिंदगी में आगे बढ़े। तो बेटा ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? तो एम्प्लॉयज के बारे में सोच रही हूँ, तो ये आपके ह्यूमन, इंडिविजुअल या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। तो क्वेश्चन में तीनों ऑब्जेक्टिव्स गिवन थे, डायरेक्टली नहीं बट सेंटेंस से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बट आसानी से ये आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन बदल जाए बट टेक्निक सेम रहेगी। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हियर। तो इस केस में ना, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, दोनों सेम चीज है, वो आपको पहचानने हैं और बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है जोश एंटरप्राइजेस डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल की एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। The main motive to tell the employees to keep the target of 20% increase in sales. तो सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग इसके लिए बुलाई क्योंकि मुझे एक टारगेट रखा था मैंने इस साल कि भाई मेरे को ना मेरे सेल्स को 20% से बढ़ाना है। तो जब मैं कहती हूँ टारगेट, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा फीचर है? तो यहाँ पे मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सही कह रही हूँ भाई, मैं मैनेजमेंट करती हूँ, क्यों करती हूँ? कि मैं अपने कंपनी के जो गोल्स है उसको अचीव कर सकूँ। ये वन ऑफ द फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने टारगेट देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, तो उधर से पता चल गया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स दिख गई। ठीक है, अब आगे जाते हैं। आगे क्वेश्चन ये कहता है The meeting full of ideas regarding the employees and processes involved. Various plans are made to harness the potential of the employees and streamline the processes. ठीक है, however, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt to the situations. The company successfully comes out at the end of the year with flying colors. अब देखो, सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की। बिजनेस एनवायरनमेंट है जो बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फीचर दिखाई दिया? कौन से फीचर में मैंने बताया था कि बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, इसी को हम कहते हैं, हाँ ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन।
याद है मैंने बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट है, चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा, उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ेगा, वही चीज यहाँ पे गिवन है। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखो, उन्होंने ये भी बताया है कि मीटिंग में हमने एम्प्लॉय प्रोसेसेस उनके बारे में बताया। तो बेटा ये जो प्रोसेस वर्ड है, याद है मैंने सिखाया था आपको कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब सिर्फ काम करवाना नहीं होता है, मैनेजमेंट में भी 3 चीजें होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड प्रोसेस। ठीक है, ऑपरेशंस, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड्स, लोगों को मैनेज करना, एम्प्लॉयज को मैनेज करना। तो भाई ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? जी हाँ, तो ये है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सही कह रही हूँ, सिंपल। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आपको ये बताना है प्रोडक्शन मैनेजर ने जो काम किया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किया कि नहीं किया। चलो ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स टू बी डिलीवर्ड इन 10 days, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। तो उनको 10,000 मोबाइल बनाना था और 10 दिन में वो ऑर्डर को डिलीवर करना था। ठीक है। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। द आउटसोर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज कॉस्ट बाय 30%। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई हम काम करेंगे तो शायद समय से नहीं होगा पूरा, बाहर से काम करवा के लेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, बाहर से काम करवाया, काम तो पूरा हो गया, 10 दिन में 10,000 मोबाइल तो बन गए, लेकिन बाहर से काम करवाया तो उनका खर्चा 30% से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो बेटा यहाँ पे काम समय से तो हुआ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, क्योंकि काम समय से उसने पूरा किया। ठीक है, बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि बेटा वो एफिशिएंट होता ना तो कोशिश करता कम से कम खर्चे में काम हो, लेकिन उसने खर्चा तो बढ़ा दिया। तो अब खर्चा बढ़ गया तो एफिशिएंट नहीं है, खर्चा तो बढ़ गया तो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन समय से काम पूरा हो गया, 10,000 मोबाइल 10 दिन में बन गए, तो इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए केस स्टडीज तो हमने प्रैक्टिस करी, अब थोड़े से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो बेटा मेरी तो कोशिश पूरी की पूरी रहेगी कि पढ़ाते साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चले, सो दैट हमारी तैयारी में कोई कमी ना रहे और एकदम 100% वाली तैयारी हो, क्योंकि 100% की तैयारी होगी तब तो 100 मार्क्स ले आ पाओगे। ठीक है, और हमें ना बेटा 100 मार्क्स ही चाहिए, ये तो गारंटी है, बराबर है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव द गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड एज डैश। तो बेटा हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हम कंपनी के गोल्स अचीव कर सके। याद है मैंने बोला था 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। किसमें थे? हाँ, द सही जवाब है ऑप्शन डी एंड दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी डिसाइड्स टू ऑफर फ्री कैंटीन फैसिलिटीज एंड ट्रैवल फैसिलिटीज टू इट्स एम्प्लॉइज। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्टिव जहां पे आप एम्प्लॉय का भला सोच रहे हो, जहां पे आप एम्प्लॉयज का फायदा देख रहे हो, तो कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आता है। इसी को आप इंडिविजुअल या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर अप्रोप्रिएटली यूज्ड एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। अब ये स्टेटमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है? तो मैं कहती हूँ कि रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज करने हैं जिससे हमारे कंपनी का खर्चा कम हो और कंपनी का मुनाफा बढ़े। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि एफिशिएंसी का ही मतलब होता है कम से कम खर्चे में काम को करना। ठीक है, चलिए बेटा तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर किए, सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखा, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को किया।
आगे के जो क्वेश्चंस है जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एज एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा करेंगे। साथ ही साथ और एक क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चंस को और चैप्टर को बिल्कुल ही हम कंप्लीट करेंगे। आज मैं कोई भी होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट फर्दर जो है मैं ज़रूर होमवर्क दूंगी आपको। तब तक कीप स्माइलिंग, हंसते रहिएगा और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उधर हम उसको ज़रूर सॉल्व कर देंगे। आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।